कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां एक बूढ़ा लेकिन बेहद चालाक चोर दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक को लूटने की योजना बना रहा है। उसका नाम है कीथ रिपली। कई दशकों से पुलिस को चकमा देने वाला यह शातिर चोर अब एक ऐसी चोरी करने वाला है जिसमें जरा सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन कीथ की कहानी शुरू होने से पहले हमारी नजर मैनहट्टन की सड़कों पर पड़ती है, जहां दो आदमी एक ज्वेलरी गैलरी से एक ब्रीफकेस लेकर बाहर निकलते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि गैब्रियल मार्टिन लगातार उनका पीछा कर रहा है। गैब्रियल कोई बड़ा चोर नहीं था, लेकिन उसकी नजर उन दोनों के पास मौजूद कीमती हीरों पर थी। दोनों ज्वेलर एक मेट्रो स्टेशन में दाखिल होते हैं और गैब्रियल भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। लेकिन गैब्रियल को नहीं पता था कि कोई और भी उस पर नजर रख रहा है। मेट्रो स्टेशन पर बैठे कीथ की नजर गैब्रियल पर पड़ जाती है। कुछ ही पलों में वह समझ जाता है कि यह नौजवान उन दोनों ज्वेलरों को लूटने वाला है। ट्रेन स्टेशन पर आती है और दोनों ज्वेलर उसमें सवार हो जाते हैं। गैब्रियल भी उनका पीछा करता हुआ ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर दो पुलिस वाले भी मौजूद थे। हालात बेहद जोखिम भरे थे। फिर भी गैब्रियल पीछे हटने के बजाय बंदूक निकाल लेता है और ज्वेलरों को ब्रीफकेस खोलने के लिए मजबूर करता है। कीथ पास ही बैठकर इस पूरे खेल को बड़े ध्यान से देख रहा था। डर के मारे ज्वेलर ब्रीफकेस खोल देता है, लेकिन अंदर हीरे नहीं बल्कि सिर्फ नकद पैसे होते हैं। गैब्रियल को समझ नहीं आता कि असली सामान कहाँ गया। गुस्से में वह ज्वेलर से असली माल देने को कहता है। तभी कीथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि जितने पैसे मिले हैं उन्हें लेकर चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन गैब्रियल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह ज्वेलर के कपड़े उतरवाकर उसकी तलाशी लेने लगता है और आखिरकार उसे कोट की जेब में छिपे हुए हीरे मिल जाते हैं। लेकिन उसी वक्त ट्रेन के दूसरे हिस्से से पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। गैब्रियल घबरा जाता है और अचानक ब्रीफकेस में रखे सारे पैसे हवा में उछाल देता है। पैसे जमीन पर गिरते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर गैब्रियल पुलिस से बच निकलता है। कीथ यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का भले ही नौसिखिया हो, लेकिन दिमाग काफी तेज है। गैब्रियल ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और आगे की तरफ रेंगते हुए भागने लगता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। पुलिस वाले भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाते हैं। गैब्रियल अचानक उन पर गोली चला देता है। जवाब में पुलिस भी ट्रेन की छत के अंदर से गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। गोलियों की बौछार के बीच गैब्रियल किसी तरह बचता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे आगे एक मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है। गैब्रियल तुरंत अपने कपड़े बदलता है और ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही नीचे कूद जाता है। कुछ ही सेकंड में वह यात्रियों की भीड़ में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद भारी संख्या में पुलिस स्टेशन को घेर लेती है और सभी यात्रियों को जमीन पर लेटने का आदेश देती है। लेकिन गैब्रियल भी उन्हीं लोगों के बीच चुपचाप लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा किया जा रहा चोर उनके सामने ही मौजूद है। आखिरकार पुलिस को ट्रेन में गैब्रियल नहीं मिलता और उन्हें सभी यात्रियों को जाने देना पड़ता है। जाने से पहले गैब्रियल की नजर कीथ पर पड़ती है। कीथ भी उसे गौर से देख रहा था। बाद में पुलिस स्टेशन में अधिकारी सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हैं। तभी उन्हें असली सच्चाई पता चलती है। गैब्रियल पुलिस से भागा ही नहीं था। उसने बस भीड़ के बीच अपना चेहरा और कपड़े बदलकर खुद को बाकी यात्रियों में मिला लिया था। कैमरे की फुटेज को ध्यान से देखने पर पुलिस की नजर कीथ पर भी पड़ती है। तभी लेफ्टिनेंट वेबर उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात बताता है। कीथ कोई मामूली चोर नहीं था। वह कई दशकों से पुलिस को चकमा देने वाला एक बेहद मशहूर चोर था, जिसे पकड़ने की कोशिश वेबर वर्षों से कर रहा था। लेकिन हर बार कीथ पुलिस के हाथों से बच निकलता था। कुछ समय बाद गैब्रियल शहर के एक सुनसान और बदनाम इलाके में एक महिला से मिलने पहुंचता है। बाहर से वह महिला भविष्य बताने वाली लगती थी, लेकिन असल में वह चोरी के गहनों का कारोबार करती थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कीथ अंदर दाखिल हो जाता है। उसके हाथ में शॉटगन थी। वह सीधे गैब्रियल पर निशाना साधता है, लेकिन गैब्रियल भी मौका पाकर शॉटगन अपने हाथ में ले लेता है। अब दोनों एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। गैब्रियल ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। उसे पता चलता है कि कीथ की बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। गैब्रियल को डर लगता है कि अब कीथ उसे मार देगा, इसलिए वह वहां से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि हीरों के बदले जो पैसे मिले थे कीथ उन्हें रख सकता है। लेकिन कीथ का मकसद उसे लूटना था ही नहीं। वह गैब्रियल को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे सुनकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कीथ उसे अपने साथ काम करने का मौका देता है, लेकिन दोनों जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं, अचानक कुछ रूसी गैंगस्टर उन्हें घेर लेते हैं। असल में कीथ पर रूसी गैंग का बहुत बड़ा कर्ज था। गैंगस्टर गैब्रियल के पास मौजूद पैसों का बैग छीन लेते हैं और कीथ को धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। कीथ तब गैब्रियल को बताता है कि उसने पहले ही पैसे अलग कर दिए थे और गैब्रियल का हिस्सा उसके पास मौजूद है। वह वादा करता है कि अगर गैब्रियल उसके साथ काम करता है तो उसे इस नुकसान से कहीं ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन गैब्रियल
गैब्रियल कीट की किसी बात पर भरोसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि इस बूढ़े आदमी और उसके रूसी गैंगस्टरों वाले पागल झमेले से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन कुछ ही देर बाद गैब्रियल को कीट का दिया हुआ एक नोट मिलता है। उसमें मिलने की जगह और समय लिखा था। गैब्रियल आखिरकार वहां पहुंच जाता है। दोनों एक बार में मिलते हैं जहां कीट उसे अपनी असली योजना बताता है। जिस ज्वेलरी गैलरी को गैब्रियल पहले लूटने की कोशिश कर चुका था, उसी जगह पर कीट की नजर अब एक बेहद कीमती चीज पर थी। वहां रखे 2 फैबर्जे अंडे, हर एक की कीमत करीब $2 करोड़ थी। कीट का प्लान इन दोनों को चुराकर रूसी गैंग का कर्ज चुकाना था, लेकिन इतनी बड़ी चोरी अकेले करना उसके लिए आसान नहीं था और इसके लिए उसे गैब्रियल जैसे तेज दिमाग वाले नौजवान चोर की जरूरत थी। कीट की बातों और उसके भरोसे से आखिरकार गैब्रियल उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों अपनी अगली बड़ी चोरी की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले कीट गैब्रियल को लेकर ब्राइटन बीच पहुंचता है, जहां उसे अपना कुछ जरूरी काम निपटाना था। कीट के वहां से जाते ही गैब्रियल आसपास की जगह देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है, जिसमें ट्रेन लूटने वाले रहस्यमयी चोर की तस्वीर छपी होती है। गैब्रियल वहीं मौजूद एक रूसी लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। वह लड़की अखबार में छपे उस बहादुर चोर से काफी प्रभावित थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स के बारे में वह बात कर रही है वही चोर उसके सामने खड़ा है। इसी बीच कीट वहां वापस आ जाता है और गैब्रियल को लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाता है। उस लड़की का नाम एलेक्जेंड्रा कोरेलेंको था और वह कीट की ग्रैंड डाउटर थी। एलेक्जेंड्रा के पिता विक्टर कभी कीट के साथ मिलकर चोरी किया करते थे, लेकिन एक डकैती के दौरान विक्टर की मौत हो गई थी। एलेक्जेंड्रा अपने पिता की मौत के लिए कीट को जिम्मेदार मानती थी। इसी वजह से उसके दिल में कीट के लिए गहरी नाराजगी थी, इसलिए वह गैब्रियल को साफ तौर पर उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन गैब्रियल के लिए ये चेतावनी शायद ही कोई मायने रखती थी। इसके बाद दोनों चोर अपनी असली योजना पर ध्यान लगाते हैं। उन्हें फैबर्जे अंडों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करनी थी, क्योंकि जिन 2 अंडों को वे चुराने वाले थे उनकी खासियत यह थी कि दुनिया में लगभग किसी को उनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। सिर्फ कीट और उसका खरीदार उनके बारे में जानते थे। इस बीच पुलिस भी कीट के पुराने इतिहास को खंगाल रही थी। लेफ्टिनेंट वेबर को पता चलता है कि विक्टर की मौत के पीछे असली सच्चाई कुछ और हो सकती है। उसे शक था कि विक्टर को खुद कीट ने मारा था। कहा जाता है कि रूसी गैंग ने कीट को विक्टर को खत्म करने का आदेश दिया था, क्योंकि विक्टर सरकारी गवाह बनकर अपनी पहचान बदलने वाला था। लेकिन पुलिस के पास कीट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। दूसरी तरफ गैब्रियल कीट की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एलेक्जेंड्रा को ढूंढ निकालता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। बाद में दोनों रात के समय ब्राइटन बीच के एक क्लब में मिलते हैं। वहाँ दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन गैब्रियल को अंदाजा नहीं था कि कीट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की तैयारी में लगा हुआ है। रोमानोव ज्वेलरी गैलरी की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसे सीधे तरीके से लूटना लगभग नामुमकिन था। इसलिए कीट एक बेहद चालाक योजना बनाता है। नकली पहचान और नकली इन्विटेशन की मदद से दोनों पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करके गैलरी में होने वाले एक खास चैरिटी इवेंट में पहुंचने वाले थे। लेकिन इससे पहले उन्हें अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी चाहिए थी। इसके लिए कीट गैब्रियल को एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर भेजता है, जहां उसे गैलरी के एक मालिक के सूट पर एक बेहद छोटा कैमरा लगाना था। कैमरा लगते ही दोनों नकली पुलिस अधिकारियों के रूप में रोमानोव गैलरी के शानदार चैरिटी इवेंट में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाती है। गैलरी के रूसी मालिक वहां मौजूद पुलिस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग को भारी रकम दान करने की घोषणा करते हैं। लेकिन इस पूरे समारोह का असली मकसद कीट और गैब्रियल के लिए कुछ और था। वे चुपचाप पूरी गैलरी का निरीक्षण करने लगते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सुरक्षा बेहद आधुनिक थी। कैमरे, सेंसर और मजबूत दरवाजों की वजह से सामान्य तरीके से चोरी करना लगभग असंभव था। लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। लेफ्टिनेंट वेबर की नजर कीट पर पड़ती है। वेबर तुरंत समझ जाता है कि कीट ने उसकी पहचान का इस्तेमाल करके गैलरी में प्रवेश किया है। अगर वह दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लेता तो मामला खत्म हो सकता था। लेकिन कीट भी घबराने वालों में से नहीं था। वह बड़ी चालाकी से वेबर को एहसास दिलाता है कि अगर उसने उन्हें अभी गिरफ्तार किया तो उसके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उसकी अपनी छवि खराब हो सकती है। आखिरकार वेबर मजबूरी में उन्हें जाने देता है। बाहर निकलने के बाद कीट इस बात से काफी खुश था कि योजना सफल रही, लेकिन गैब्रियल को अब भी डर लग रहा था। उसके मुताबिक पुलिस को उनके इरादे का शक हो चुका था, इसलिए अब गैलरी को लूटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कीट को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसने गैब्रियल को समझाया कि पुलिस सिर्फ इतना
जानती है कि वे गैलरी को लूटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आखिर वे चुराना क्या चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि फेबर्जे अंडों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। अब कीट उस छोटे कैमरे की मदद से गैलरी के अंदर की हर जानकारी हासिल करने लगता है जो गैब्रियल ने मालिक के सूट पर लगाया था। कुछ समय बाद गैलरी के दोनों मालिक पुलिस अधिकारियों को अपनी निजी कलेक्शन दिखाने के लिए ऊपर ले जाते हैं। कीट और गैब्रियल कैमरे से पूरी बातचीत ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें गैलरी की सबसे खतरनाक सुरक्षा का पता चलता है। वॉल्ट खोलने के लिए दोनों मालिकों का एक साथ मौजूद होना जरूरी था। इसके लिए बायोमेट्रिक स्कैन के साथ उनकी आवाज की पहचान भी की जाती थी, और वॉल्ट के अंदर रखी सारी कीमती चीजें बेहद मजबूत बख्तरबंद डिस्प्ले केस में बंद थीं, जिन्हें तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लग सकता था। इतना समय किसी भी चोर के लिए बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस दौरान मोशन सेंसर चोरी का पता लगा देते, और फेबर्जे अंडों को तो वॉल्ट के सबसे अंदर वाले हिस्से में रखा गया था। उनके सामने एक और भारी बख्तरबंद दरवाजा था। सारी जानकारी मिलने के बाद दोनों को पहली बार एहसास होता है कि यह चोरी शायद उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। अब उनके सामने ऐसा वॉल्ट था जिसे सामान्य तरीकों से खोलना लगभग असंभव था, लेकिन वहां से निकलने से पहले एक और समस्या हल करनी थी। मालिक के कपड़े पर लगा कैमरा वापस निकालना जरूरी था, वरना उसे पता चल जाता कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। गैब्रियल एक गिलास उठाता है और जानबूझकर उसे मालिक के कपड़ों पर गिरा देता है। वह तुरंत माफी मांगते हुए उसके कपड़े साफ करने लगता है। इसी बहाने वह कैमरे को चुपचाप निकाल लेता है। काम पूरा होते ही कीट और गैब्रियल वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वेबर ने उन पर नजर रखने के लिए पहले ही एक गुप्त पुलिस टीम लगा दी थी। हालांकि सिर्फ पुलिस ही इन दोनों पर नजर नहीं रख रही, असल में FBI भी इस मामले में शामिल हो चुकी थी। FBI अधिकारियों की न्यूयॉर्क पुलिस के साथ एक गुप्त बैठक होती है, जिसमें वेबर भी मौजूद था। FBI अधिकारियों के मुताबिक गैलरी के मालिकों में से एक ज़ाइकोव रूसी संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। उन्हें शक था कि पुलिस को भारी रकम दान करने के पीछे उसका असली मकसद पुलिस का समर्थन हासिल करना था। अब FBI चाहती थी कि न्यूयॉर्क पुलिस इस आने वाली चोरी की जांच से पीछे हट जाए। पुलिस कमिश्नर FBI की बात मान लेने के बाद वेबर को भी ऊपर से आदेश मिल जाता है कि वह कीट रिप्ली के पीछे पड़ना बंद कर दे, लेकिन वेबर इस बार कीट को किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। उधर कीट और गैब्रियल अपनी सबसे बड़ी चोरी की तैयारी में जुट जाते हैं। दोनों एक एक छोटी बात का हिसाब लगाते हैं, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहले गैब्रियल उस जिम में पहुंचता है जहां ज़ाइकोव अक्सर कसरत करने आता था। गैब्रियल पहले से ही एक खास जगह ट्रांसपेरेंट टेप लगा चुका था। कसरत खत्म करने के बाद ज़ाइकोव वहां से चला जाता है, लेकिन उसके हाथों के निशान उस टेप पर रह जाते हैं। अब चोरों के पास वह चीज थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, ज़ाइकोव के फिंगरप्रिंट। इसके बाद वे ज़ाइकोव के साथी की आवाज की रिकॉर्डिंग हासिल कर लेते हैं, ताकि वॉल्ट खोलते समय इस्तेमाल होने वाली आवाज की पहचान को भी धोखा दिया जा सके। इतना ही नहीं, उन्हें पता चलता है कि वॉल्ट के मोशन सेंसर को भी एक खास उपकरण की मदद से कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन अब गैब्रियल के मन में एक बड़ा सवाल था, आखिर वे ये बेहद कीमती फेबर्जे अंडे किसके लिए चुराने वाले थे? कीट आखिरकार उसे सच्चाई बता देता है। इन अंडों का असली खरीदार रूसी गैंगस्टर निक्की पेट्रोविच था, जो ज़ाइकोव का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन गैंगस्टरों को अब कीट पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि अंडे मिलने के बाद कीट और गैब्रियल उन्हें धोखा देकर खुद ही उन्हें बेच देंगे। इसलिए एक दिन गैंगस्टर दोनों को अगवा कर लेते हैं और एक सुनसान पार्क में ले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात निक्की पेट्रोविच से होती है। निक्की को दोनों चोरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए उसके आदमियों ने एलेक्जेंड्रा को अगवा कर लिया। अब गैब्रियल और कीट के सामने सिर्फ चोरी पूरी करना काफी नहीं था, एलेक्जेंड्रा की जिंदगी भी उनके हाथ में थी। अगर दोनों ने फेबर्जे अंडे समय पर नहीं पहुंचाए तो एलेक्जेंड्रा को मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद दोनों अपनी योजना को और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। अब वे गैलरी के अंदर जाने का रास्ता खोजते हैं। दोनों मेट्रो लाइन के नीचे बने एक सर्विस रूम तक पहुंचते हैं। ये कमरा सीधे गैलरी के नीचे था और यहीं से अंदर जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। लेकिन अगर वे नीचे खुदाई करते हुए गैलरी की दीवार तक पहुंचते तो ऊपर मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों को आवाज सुनाई दे सकती थी। इसलिए कीट खुद को मेट्रो मेंटेनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर गैलरी की सुरक्षा टीम को फोन करता है और उन्हें बताता है कि गैलरी के नीचे मेट्रो लाइन में कुछ जरूरी मरम्मत का काम होने वाला है। इस काम के दौरान काफी शोर होने वाला था। अब अगर ऊपर किसी गार्ड को ड्रिलिंग की आवाज सुनाई देती तो उसे यही लगता कि नीचे सामान्य मेंटेनेंस चल रहा है। प्लान तैयार होते ही दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। वे दीवार में ड्रिल करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कंक्रीट का एक बड़ा हिस्सा काटकर हटा देते हैं। कुछ देर बाद एक सुरक्षा गार्ड को तेज आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी देता है, लेकिन उन्हें पहले से दी गई सूचना के कारण गार्ड को भरोसा दिलाया जाता है कि नीचे मेट्रो में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब कीट और गैब्रियल बनाए गए छेद से गैलरी के बेसमेंट में दाखिल हो जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वे उस रास्ते को एक पोस्टर से ढक देते हैं ताकि किसी की नजर उस
पर न पड़े। इसके बाद दोनों एक दरवाजा तोड़कर पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में पहुंच जाते हैं। अब उनके पास चोरी पूरी करने के लिए बेहद कम समय था, क्योंकि गैलरी के गार्ड हर घंटे रेडियो पर एक दूसरे से संपर्क करते थे। जब रात के 10 बजे गार्ड आपस में संपर्क करते हैं तो कीथ और गैब्रियल अपनी घड़ी सेट कर लेते हैं। उनके पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय था। दोनों सुरक्षा सेंसर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनसे एक गलती हो जाती है और अचानक अलार्म बज उठता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक वॉल्ट का सुरक्षा गार्ड तुरंत बेसमेंट में जांच करने के लिए नीचे आता है। वह पूरे इलाके को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे चोर दिखाई नहीं देते। आखिरकार वह अपने साथियों को बताता है कि यहाँ कुछ नहीं है और अलार्म बंद करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगता है, कीथ और गैब्रियल अचानक पावर रूम से बाहर निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब वह गार्ड उनका बंधक था। कीथ उसे अपने साथ लिफ्ट तक ले जाता है। गार्ड के स्वाइप कार्ड की मदद से लिफ्ट सक्रिय होती है और तीनों ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन दोनों चोर कैमरे की नजर से बचने के लिए लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हो जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद गैब्रियल और कीथ गार्ड को मजबूर करते हैं कि वह गैलरी के सभी सुरक्षा कैमरों की लाइव फुटेज को एक स्थिर तस्वीर से बदल दे। अब कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड को कैमरे पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दोनों फिर से बेसमेंट में लौटते हैं और गार्ड के हाथ पैर टेप से बांधकर उसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में छोड़ देते हैं। योजना अब तक बिल्कुल सही चल रही थी। कैमरे के ठीक सामने खड़े होने के बावजूद दोनों की कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद गैब्रियल उस रबर के दस्ताने को पहनता है जिस पर जाइकोव के फिंगरप्रिंट बनाए गए थे। वह दस्ताने को बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखता है। स्कैनर फिंगरप्रिंट पहचान लेता है। गैब्रियल कीथ को इशारा करता है। अब बारी थी आवाज की पहचान को पार करने की। कीथ पहले से रिकॉर्ड की गई जाइकोव की आवाज चलाता है और आखिरकार आवाज भी स्वीकार हो जाती है। लेकिन तभी कंप्यूटर एक नया सवाल पूछ देता है। ये सवाल रूसी भाषा में था और इसका जवाब सिर्फ जाइकोव की आवाज में देना जरूरी था। कीथ कुछ पल के लिए रुकता है, फिर बिल्कुल उसी आवाज की नकल करते हुए जवाब देता है। सबसे हैरानी की बात होती है, सिस्टम जवाब स्वीकार कर लेता है। वॉल्ट खुल जाता है, लेकिन अंदर जाना अभी भी आसान नहीं था। वॉल्ट के फर्श पर अदृश्य लेजर बीम और मोशन सेंसर लगे हुए थे। गैब्रियल एक खास पहिएदार उपकरण तैयार करता है जिसकी मदद से वह फर्श पर इस तरह आगे बढ़ सकता था कि सेंसर सक्रिय न हो। कीथ अपने फोन पर सेंसर की स्थिति देखता रहता है और गैब्रियल को एक एक कदम आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। गैब्रियल बेहद सावधानी से उन अदृश्य लेजर बीम के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार वह सही जगह पहुंच जाता है और फर्श पर एक विशेष उपकरण रख देता है। उपकरण सक्रिय होते ही मोशन सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। अब उनके रास्ते की आखिरी बड़ी रुकावट सामने थी। फेबर्जे अंडों वाला कमरा एक विशाल बख्तरबंद दरवाजे के पीछे बंद था। कीथ और गैब्रियल ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। दरवाजा इतना मजबूत था कि ड्रिल के कई बिट खराब हो जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजे में एक छोटा सा छेद बन जाता है। कीथ एक खास ऑप्टिकल उपकरण से उस छेद के अंदर मौजूद लॉकिंग सिस्टम को देखता है। वह लॉक के अंदर की स्थिति को ध्यान से समझता है और गैब्रियल को सही नंबरों का कॉम्बिनेशन बताता है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ वेबर को एक खबर मिलती है। रोमानोव गैलरी में कुछ देर पहले अलार्म बजा था। हालांकि अलार्म कुछ ही समय में बंद कर दिया गया था, लेकिन वेबर को अब शक होने लगता है कि शायद यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी। वेबर को अब पूरा यकीन हो जाता है कि आज रात ही गैलरी में चोरी होने वाली है। वह बिना समय गंवाए पुलिस की एक बड़ी टीम को रोमानोव गैलरी भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ चोर अपनी योजना के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे। कीथ और गैब्रियल आखिरकार वॉल्ट के विशाल दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। वहां करोड़ों डॉलर की कीमत वाली कई बेशकीमती चीजें रखी थीं। दोनों ध्यान से पूरे कमरे को देखते हैं और आखिरकार उन्हें अंदाजा हो जाता है कि फेबर्जे अंडे एक लकड़ी के छोटे से बॉक्स में रखे होंगे जो एक मजबूत डिस्प्ले केस के अंदर छिपा हुआ था। कीथ बिना समय गंवाए उस डिस्प्ले केस को तोड़ देता है और लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाल लेता है। वह बॉक्स खोलता है। अंदर दोनों फेबर्जे अंडे देखकर कीथ के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, गैब्रियल उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है और अब इस कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। गैब्रियल बताता है कि वह कोई आम चोर नहीं था। असल में वह मियामी पुलिस का अंडरकवर अधिकारी था। वह शुरू से ही वेबर के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसका मकसद कीथ को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ना था। कीथ यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। जिस लड़के को वह अपना साथी और भरोसेमंद चोर समझ रहा था, वही इतने समय से पुलिस का आदमी था। बंदूक के निशाने पर कीथ के पास बॉक्स गैब्रियल को सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कीथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी गैब्रियल को देता है। वह निक्की पेट्रोविच के ठिकाने के बारे में बताता है। दोनों जानते थे कि अगर गैब्रियल अंडे निक्की तक नहीं पहुंचाता तो अलेक्जेंड्रा की जान जा सकती है। अब गैब्रियल के पास फैसला करने के लिए सिर्फ कुछ पल थे। वह फेबर्जे अंडों का बॉक्स लेकर वॉल्ट से बाहर निकल जाता है।
है और कीट को वहीं छोड़ देता है। कुछ ही देर में वेबर और उसकी पुलिस टीम गैलरी में पहुंच जाती है। उधर सुरक्षा गार्डों को एक लिफ्ट ऊपर आती हुई दिखाई देती है। एक गार्ड उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। लिफ्ट के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, गैब्रियल अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे बंधक बना लेता है। बंदूक के निशाने पर वह बाकी गार्डों को खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और सभी को हथियार नीचे रखने का आदेश देता है। गार्ड मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। गैब्रियल वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह पुलिस टीम के साथ जाने के बजाय सीधे वहां से गायब हो जाता है। अब उसकी इस चाल की वजह से एक अजीब गलतफहमी पैदा हो जाती है। जब वेबर और उसकी टीम गैलरी के बेसमेंट में पहुंचती है तो सुरक्षा गार्ड उन्हें भी रोक लेते हैं, क्योंकि गैब्रियल पहले ही खुद को पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें हथियार डालने के लिए मजबूर कर चुका था। अब गार्डों को लगता है कि वेबर और उसकी टीम भी उसी चोरी का हिस्सा है। इस वजह से पुलिस वालों को ही कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया जाता है। दूसरी तरफ गैब्रियल उस जगह पहुंच जाता है जहां रूसी गैंगस्टरों ने एलेक्जेंड्रा को बंधक बना रखा था। वह फैबर्जे अंडों का बॉक्स उन्हें सौंप देता है। बदले में गैंगस्टर एलेक्जेंड्रा को छोड़ देते हैं, लेकिन वे गैब्रियल को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बॉक्स में मौजूद अंडे असली हैं। उधर रोमानोव गैलरी के मालिक भी वापस पहुंच जाते हैं। वे सीधे वॉल्ट में जाते हैं जहां उन्हें कीट मिल जाता है। जाइकोव नीचे जाकर वेबर से मिलता है और पहले सुरक्षा गार्डों द्वारा पुलिस टीम को रोकने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वह वेबर को वॉल्ट तक लेकर जाता है। वेबर कीट से गैब्रियल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कीट बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता गैब्रियल कहाँ गया। इसी दौरान गैब्रियल निक्की पेट्रोविच के सामने पहुंचता है। निक्की बॉक्स खोलकर अंडों को देखता है और उनकी जांच करवाता है। गैब्रियल को भी भरोसा हो जाता है कि अंडे असली हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उन पर जाती है और वह हैरान रह जाता है। ये अंडे असली सोने या कीमती पत्थरों से नहीं बने थे, बल्कि वे लकड़ी के बने हुए थे। गैब्रियल को समझ नहीं आता कि आखिर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के 2 अंडे क्यों चुराए, लेकिन निक्की उसे असली वजह समझाता है। इन अंडों की कीमत उनके अंदर लगे किसी कीमती पत्थर या धातु की वजह से नहीं थी। उनकी असली कीमत उनके इतिहास में थी। ये उन आखिरी फैबर्जे अंडों में से थे जो जारशाही रूस के द्वार में बनाए गए थे। यानी देखने में साधारण लकड़ी के होने के बावजूद उनका ऐतिहासिक महत्व उन्हें करोड़ों डॉलर का बना देता था। अगले दिन गैब्रियल पुलिस विभाग में वेबर से मिलने पहुंचता है, लेकिन वेबर उससे बिल्कुल खुश नहीं था। उसके मुताबिक गैब्रियल इस केस में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ गया था और इसी वजह से उसने कई जगह अपना सही फैसला लेने की क्षमता खो दी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि FBI ने निक्की पेट्रोविच को गिरफ्तार कर लिया है। गैब्रियल और वेबर तुरंत उससे पूछताछ करने पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिस आदमी को FBI ने पकड़ा था वह निक्की पेट्रोविच था ही नहीं। अब गैब्रियल को समझ आता है कि इतने समय से वह जिस गैंगस्टर के साथ काम कर रहा था वह असल में कोई और था, जिसने खुद को निक्की पेट्रोविच बनाकर उसके साथ धोखा किया था। पुलिस पुराने रूसी गैंगस्टरों की तस्वीरें निकालती है। गैब्रियल एक तस्वीर देखते ही उस आदमी को पहचान लेता है। वह था विक्टर कोरेलेंको, यानी एलेक्जेंड्रा का पिता, वही आदमी जिसे सालों पहले मरा हुआ माना जा चुका था। अब पूरा मामला उलझ जाता है। पुलिस की जांच आधिकारिक अनुमति के बिना हुई थी। एक संदिग्ध अंडरकवर पुलिस वाला इस पूरी योजना में शामिल था। जिन फैबर्जे अंडों के लिए इतनी बड़ी चोरी हुई उनका आधिकारिक रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं था, और जिस रूसी गैंगस्टर को इस पूरे मामले का मुख्य किरदार माना जा रहा था वह असल में कोई और निकला। इन सबूतों के साथ अदालत में केस टिकना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार पुलिस को मजबूरी में कीट रिपली को जेल से रिहा करना पड़ता है। अब धीरे धीरे इस पूरे खेल की असली सच्चाई सामने आती है। कीट और विक्टर ने मिलकर शुरू से ही यह पूरा नाटक रचा था। विक्टर ने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि रूसी गैंग के साथ उसकी पुरानी परेशानी खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने गैब्रियल का इस्तेमाल पूरी चोरी को अंजाम देने के लिए किया। गैब्रियल को लगता रहा कि वह कीट को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन असल में कीट पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता था। कुछ समय बाद एयरपोर्ट पर कीट, एलेक्जेंड्रा और विक्टर एक साथ नजर आते हैं। तीनों अब इस पूरे खेल से दूर जाने वाले थे, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले कीट गैब्रियल को फोन करता है। वह उसे बताता है कि उसे गैब्रियल के पुलिस अधिकारी होने का पता बहुत पहले ही चल गया था। इसके बावजूद उसने गैब्रियल को अपने साथ रखा, क्योंकि वह जानता था कि यह नौजवान उसकी योजना में बेहद काम आने वाला है। कीट गैब्रियल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और उसे अपने साथ एक प्रोफेशनल चोर के रूप में काम करने का ऑफर देता है, और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।